अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करने के बाद अदालती मास पर 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। PTI ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। PTI की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आइनी असूलों के खिलाफ है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदामात कलअदम करार दिए जाएं और तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजिस तैनाती से रोका जाए। दूसरी जानिब मुल्की सियासत में जारी हिजान की कैफियत के खात्मे के लिए मुज़ाकराती अमल से जुड़ी तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। अगर मगर के शिकार मुज़ाकरात 3 मुलाकातों से आगे ना बढ़ सके। PTI की जानिब से मुसलसल जुडिशल कमीशन की तश्कील के मुतालबे पर हुकूमत की जानिब से टाल मटोल का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में PTI ने मुज़ाकरात ख़त्म करके चौथी मुलाकात में शामिल होने से 2 टोक इनकार कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि सिर्फ फोटो सेशन के लिए मीटिंग में नहीं बैठेंगे। इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का, तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। PTI की जानिब से मुज़ाकराती अमल से निकलने के ऐलान के बावजूद गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकराती कमेटियों की चौथी बैठक का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस पर PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुज़ाकरात में नहीं जा रहे और इस हवाले से लिख कर भी देने को तैयार है। PTI ने यह भी कह दिया है कि अगला लाहे अमल बानी PTI खुद तय करेंगे। नहीं, कोई नहीं, हम नहीं जा रहे उस नशस्त। जी बिल्कुल, हमारा ये बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। लिख के अगर देना हुआ तो वो भी आज दे देंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है। अच्छा सर, अगला लाहे अमल क्या होगा आपका? ये खान साहब तय करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक मुज़ाकरात ख़त्म करने की वजह 7 रोज़ के अंदर जुडिशल कमीशन की तश्कील ना होना है, लेकिन हुकूमत के मुताबिक अभी 7 रोज़ मुकम्मल ही नहीं हुए। PTI और हुकूमत के दरमियान एक नई बहस छिड़ चुकी है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि PTI ने 7 वर्किंग डेज़ दिए थे, जबकि PTI वाले कहते हैं कि सियासत में कौन से वर्किंग डेज़ होते हैं। इस पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि तीसरी मुलाकात में 7 रोज़ के मामले पर बाकायदा तकरार हुआ था और फिर 7 वर्किंग डेज़ पर बात फाइनल हुई थी, लेकिन इसके बावजूद PTI ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। अगर वो फैसला कर चुके हैं तो अपना रास्ता चुन लें, ये जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में दीगर सियासी जमातों की हमेशा से ये राय रही है कि ये जमात मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होती। मौजूदा मुज़ाकराती अमल के खात्मे के बाद PTI के खिलाफ इस बयानिए को एक बार फिर तक़वियत मिल रही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ ड्रामा है, PTI मुज़ाकरात नहीं चाहती, ये सिर्फ NRO चाहती है। मुज़ाकराती अमल से निकलने के बाद PTI हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारी कर रही है। इस हवाले से PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख फ़कास अकरम क्या कहते हैं, मुलाहिजा फरमाइए। तो सर, कोई ग्रैंड अलायंस भी आप बना रहे हैं? उसी पे कोशिश हो रही है, उसी पे काम हो रहा है। मुज़ाकरात खत्म करने के बाद PTI एक बार फिर अपने रवायती अंदाज में एहतजाज की सियासत की तरफ बढ़ रही है। हुकूमत भी इस मुमकिना एहतजाज की पॉलिसी से निमटने के लिए तैयार नजर आ रही है। गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने हमारे ही प्रोग्राम में क्या कहा था, मुलाहिजा फरमाइए। दोबारा अगर वो सड़क पे आएंगे तो वो सड़क को गर्म करने की कोशिश करेंगे, तो हम वहाँ पे पानी का छिड़काव करेंगे सड़क के ऊपर ताकि सड़क ठंडी रहे। इस सब के बावजूद वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील कहते हैं कि हुकूमत ने कमीशन बनाने से इनकार नहीं किया, हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। PTI के मुज़ाकरात में वापसी के इम्कानात हैं या नहीं, इस पर PTI के अंदर से भी 2 मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि वज़ीर आज़म आज कमीशन का ऐलान कर दें तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। दूसरी जानिब साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि वो मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं और उनकी तरफ से अब एब्सोल्युटली नॉट है। PTI और हुकूमत के दरमियान जारी खींचातानी से सियासी अदम इस्तेकाम मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, जिसके नतीजे में पूरी कौम मुतासिर हो रही है। ऐसे में अब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं, मुलाहिजा फरमाइए। भाग के हद तक मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ना होने के बराबर है, बल्कि जो इमरान खान की नाकामियाँ थीं उससे भी बढ़ गया मामला। एक तरफ तो हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं, तो दूसरी जानिब PTI के रहनुमा रऊफ हसन का कहना है कि री थिंकिंग का एक प्रोसेस जहाँ चलना चाहिए वहाँ चल रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत में बेचैनी नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने साल 2025 को इंतखाबात का साल भी करार दे दिया है। PTI के बैकडोर राब्तों की खबरों को बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद तकवीयत मिली थी, जिसके बाद अब रऊफ हसन री थिंकिंग के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इस पर वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील कहते हैं कि आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को इस मुलाकात के हवाले से सब कुछ बता दिया है। PTI तो मुज़ाकराती अमल से निकल चुकी है, इसके बावजूद मुज़ाकराती कमेटियों की चौथी मुलाकात का शेड्यूल जारी हो चुका है। दोनों कमेटियां मुज़ाकराती अमल के खात्मे का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा रही हैं।
मुज़ाकराती अमल में कब, कहां और कैसे मामलात ख़राब हुए कि PTI को मुज़ाकरात से निकलना पड़ गया। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, आपको भी मालूम होगा कि PTI ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ये सारी जिम्मेदारी तो वो आप पर डाल रहे हैं। वो कहते हैं कि आपने जुडिशल कमीशन बनाना था 7 वर्किंग डेज़ के अंदर या नॉन वर्किंग डेज़ के अंदर, जो आपने नहीं बनाया। तो सर, अब इसकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेते हैं? जी, बात यह है कि 7 वर्किंग डेज़ अभी जारी हैं और 7 वर्किंग डेज़ ख़त्म होंगे 28 तारीख को। 28 तारीख को हमें उसूली तौर पे और अपने वादे के मुताबिक और रिटन जो हमारा स्टेटमेंट थी, एलामिया था, उसके मुताबिक 7 दिनों के बाद, वर्किंग डेज़ के बाद 28 को हमें बैठना है उनके साथ और उनको जवाब देना है। एक लम्हे के लिए भी कहीं ये तय नहीं हुआ था कि हमें 7 वर्किंग डेज़ के अंदर पब्लिकली किसी चीज़ का जवाब देना है कि कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा। ये सारे मामलात कमेटी के अंदर होने थे और उन्हें अच्छी तरह मालूम है। उन्होंने एक बार भी 3 सेशन हुए हैं, किसी रुकन ने एक बार भी ये नहीं कहा कि अगर 7 दिनों या 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आप ऐलान नहीं करेंगे तो ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये बात होती तो वो लिखवाते, जो हमारा एलामिया जारी हुआ कि हमने 7 दिनों के अंदर ये ऐलान करना है, हमने कमीशन बनाना है, नहीं बनाना है तो किन TORs के तहत बनाना है, या उसके साथ उनके मुतालबात के बारे में हमने क्या तहरीरी तौर पे जवाब देना है, इसका इंतज़ार उन्हें 28 तक करना चाहिए था। उन्होंने उसका इंतज़ार नहीं किया और इसी दौरान ये ऐलान कर दिया, जो कभी हमारे साथ डिस्कस भी नहीं किया था कि हम ये ऐलान कर देंगे। ऐलान भी क्या किया, कमेटी को कुछ खबर नहीं है, कमेटी घर बैठी हुई है। एक साहब जाते हैं अडयाला जेल में, फाटक से उनकी गाड़ी निकलती है, दरवाज़ा खोल के वो अखबार नवीसों को कहते हैं जी कि बानी ने कह दिया है, दो टोक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 2 टोक अंदाज में कह दिया है जी कि मुज़ाकरात ख़त्म कर दें, कि कमीशन नहीं बना। तो इसमें हमारी जिम्मेदारी कहाँ आती है? वो नॉन सीरियस एटीट्यूड है। वो मुज़ाकरात के अमल, मुज़ाकरात के तरीक़ाकार, मुज़ाकरात के तकाज़ों से वाकिफ़ ही नहीं है। एक स्मूथ तरीके से मामला चल रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए जवाब तैयार कर रहे हैं, वकला से मशवरा कर रहे हैं और वो उससे फ़रार इख्तियार कर गए। इसमें हमारा क्या कसूर है? सही सर, आपने भी ये कहा कि ये जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं, जबकि देखा जाए तो आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो तो बहुत ही पुरानी पार्टी है और आप लोगों के साथ भी माजी में जितना जुल्म हो सकता था हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त आपको कोई बड़ा दिल करना चाहिए था? और इनको, अगर नवाज शरीफ साहब खुद कहते थे कि लाडला, तो लाडले की ये बात जुडिशल कमीशन की बात थी, मान लेनी चाहिए थी। हो सकता है हम मान लेते हैं, 28 तक वेट करें ना। सही। तो सर, किसने उन्हें कहा है कि हमने कमीशन ना बन? अच्छा, आप लोगों ने अभी तक उन्हें कहा है सुज़ैन कि हमने, देखिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसने उन्हें कहा है कि हमने कमीशन ना बनाने का फैसला कर लिया है? सही। वो अपने तौर पे अपने दिल के अंदर जो उनके मन मौजी किस्म के लोग हैं, जो दिल में उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली ना। आपसे पहले रऊफ हसन साहब थे, उन्होंने कहा कि जी एक तो इन्होंने हमारे हामिद रज़ा साहब के घर पे छापा पड़वाया, उनके मदरसे पर, फिर इन्होंने खान साहब से हमें मुलाकात नहीं करनी दी, फिर टीवी पे जो इनके बयानात आए, जो कि वाकई आए, तलाल चौधरी साहब हों या ख्वाजा साहब हों, ऐसे बयानात आए कि जिनसे ये लगा कि कोई माहौल तो बन नहीं रहा बल्कि ख़राबी की सूरत हाल पैदा हो रही है। देखिए सुज़ैन, ये जो ऐलान हुआ है मुज़ाकरात ख़त्म करने का, 2 टोक ऐलान जिसे वो कहते हैं, अली गौहर साहब ने किया जब वो जेल से निकले। वो कोई 11-12 बजे का वक्त था दिन का। ये जिस वाक़े की आप कह रहे हैं कि जी उसकी वजह से किया, वो वाक़या सिरे से पेश ही नहीं आया। हाँ, अलबत्ता शाम को उनके घर में कोई इज्तिमा था और पुलिस उनके गली कूचों में ज़रूर मौजूद थी, जिसने कोई रेड नहीं किया, कोई गिरफ्तारी नहीं की। वो शाम की बात है। उससे 6 घंटे पहले वो मुज़ाकरात ख़त्म कर चुके थे, 2 घंटे ऐलान कर चुके थे, अब उसकी आड़ ले रहे हैं। दूसरी बात यह है, हमने किसी बात की आड़ नहीं ली। हमारी नीयत ख़राब होती तो हम कहते कि जी खान, उधर आप कर रहे हैं सिविल नाफरमानी, पैसे न भेजो का ऐलान आप कर रहे हैं, उधर आप ट्वीट कर रहे हैं गंदे, उधर आप ट्वीट करके इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म को कहते हैं
ये तो आसम मुनीर का अर्दली है उधर, ये सारी बातें उस वक्त हो रही हैं जब जारी हैं मुज़ाकरात। हमने इनका कोई नोटिस नहीं लिया, हमने गिला भी नहीं किया। हमने कहा एक बड़े मकसद के लिए हम बैठे हुए हैं, इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इनकी नीयत के अंदर फतूर था और इन्होंने कोई बहाना नहीं मिला, बगैर बहाने के ख़त्म कर दिया। पहला बहाना ये था कि कमीशन का ऐलान क्यों नहीं किया, दूसरा बहाना ये है जी कि फ़लाँ रेड हो गया पुलिस का। हालांकि सुज़ीन में आपको ये बताऊँ, हमने कमेटी के अंदर तय किया था दोनों ने सिद्ध के दिल से कि बाहर कुछ भी हो जाए, कोई क़यामत आ जाए, कोई बयान आ जाए, कोई अदालती फ़ैसला आ जाए, हम अपना काम जारी रखेंगे। उन्होंने इस ऐद को भी पूरा नहीं किया। हमारी तरफ से कोई एक ऐसी चीज़ बता दें जो मुज़ाकरात पे खलल डालने का बायस बनी। उन्होंने बार बार खलल डाला, बार बार गलत ट्वीट किए, बार बार सिविल नाफरमानी की। हमने चुप करके मुंह दूसरी तरफ करके मुज़ाकरात जारी रखे। हम पे कैसे जिम्मेदारी आती है? सही। तो सर अगर मैं एक तजवीज़ देना चाहूँ कि आप लोग अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि कैंसर पेशेंट हैं, उनकी एज भी ज़्यादा है, अगर आप उनकी बेल में अगर आप लोग कह देते कि जी आप लोग बेल करें, हम अपोज नहीं करेंगे, तो शायद ये एक पॉजिटिव जेस्चर जाता, जिसके बाद वो आप लोगों पे ये इल्ज़ाम ना लगा सकते कि हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात टेबल पे नहीं बैठ रही और जुडिशल कमीशन भी नहीं बना रही। देखें, उन्होंने जो फॉर्मल तहरीरी तौर पे हमारे सामने मुतालबात रखे हैं, उसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा कि जी फौरी तौर पे यास्मीन राशिद को आप रिहा कर दें या फ़लाँ को रिहा कर दें या ये गुडविल जेस्चर दे दें। उन्होंने उमूमी बात की जिसके जी ज़मानतें जो हैं उनमें खलल न डाला जाए। हमने इन सारी बातों के जवाब तैयार करके रखे थे कि हम 28 को उनके सामने पेश करेंगे और वो उनके हो सकता है कि इत्मीनान और तसल्ली के मुताबिक होते। उन्होंने क्यों नहीं इंतज़ार किया? उन्होंने 31 जनवरी तक की डेट तो खुद दी हुई थी ना कि हमारी डेडलाइन है 31 जनवरी को भी। आज अगर 24 है या 25 है तो एक हफ्ता पड़ा है। सही। तो इन्हें क्या जल्दी थी? ये वेट कर लेते, हमारे ऊपर मलबा आता कि हमने उनकी बात नहीं मानी। सर अगर अभी मैं आपसे एक इल्तिजा करूं कि बतौर वकील अगर मैं यास्मीन राशिद साहिबा की बेल अप्लाई करूं मेडिकल ग्राउंड्स पे, तो क्या आप लोग उसको अपोज नहीं करेंगे? देखिए, मेरा तो ये मनसब नहीं है, ये पंजाब हुकूमत का मामला है और जो इसके कर रहे हैं मुकदमा जहाँ से चला है, जो इस्तगासा है, उसके कानूनी निकात हैं। मैं मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान के तौर पर किसी की ज़मानत के हवाले से तो कोई फतवा नहीं दे सकता। सही। तो मेरे जहन में ये इसलिए आया कि माजी में जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम हुए थे तो उनकी कन्विक्शन हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कैबिनेट से मंजूरी के बाद उनको लंदन जाने दिया गया था। तो फिर मेरे जहन में यही आता है कि अगर वो जा सकते हैं तो ये तो एक ओल्ड एज है, कैंसर भी है इनको, तो इनके लिए क्यों ना कुछ किया जाए ताकि पीटीआई वालों के ऊपर भी एक कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग है वो आपकी तरफ से हो जाए। वो एक पूरा प्रोसेस हुआ था, ये भी उस प्रोसेस में जाएं, रब्ता करें, मेडिकल चेकअप करवाएं और ज़रूरत फील होती है तो शायद इनको भी रियायत मिल जाए। ये तो बैठी हुई हैं, इन्होंने तो कोई प्रोसेस किया नहीं है ना। सही। तो सर अब आप लोगों का क्या नेक्स्ट स्ट्रेटजी है? क्योंकि इन्होंने तो कह दिया कि जी रीथिंकिंग होगी, लेकिन वहाँ पर होगी जिनके पास इख्तियारात हैं, यानी कि बार बार इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया जा रहा है और फिर ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत तो एक मोहरा थी, तो ये अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और इनमें अचानक से कॉन्फिडेंस भी आ गया। इसकी क्या वजह आपको लगती है? पहली बात तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हम मोरा थे या मोरा हैं तो इन मोरों के पास क्यों आए हैं? इन मोरों के पास आने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है। उन्होंने पहले अपनी कमेटी बनाई, वो कमेटी 4 बार गई स्पीकर के पास, मन्नत समाजत की कि जी आप शाहबाज साहब से कह के उनकी कमेटी बनाएं, हम बातचीत शुरू है। स्पीकर ने शाहबाज साहब से रब्ता किया, उन्होंने कमेटी बनाई, बातचीत शुरू हुई। ये सारी एक्सरसाइज क्यों कर रहे थे? अगर उन्हें पता था हम मोरे हैं, हम बे इख्तियार हैं, तो वो उन्हीं के पास जाते और वो उन्हीं के पास गए हैं। उन्होंने एक बार नहीं, बार बार उनका दरवाज़ा खटखटाया है, वो दरवाज़ा खुला नहीं है। तो वो जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने मार दाड़ की, इन्होंने फिर फाइनल कॉल दी, फिर हमला किया इस्लामाबाद के ऊपर 24 नवंबर को। वो सारे हरबे जब ख़त्म हो गए तो ये मजबूर होकर हमारे पास आए थे। अब अगर इन्हें कोई और दरवाज़ा खुला नज़र आ गया है, जो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके लिए कोई दरवाज़ा, कोई रोशनदान, कोई खिड़की नहीं खुली हुई।
इन्होंने लौट के इधर ही आना है जब भी आना है, और अगर नहीं आना है तो फिर ये अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, अपना रास्ता खोटा कर रहे हैं, मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। कोई बाहर से आके उसके पास अडयाला जेल के ताले की चाबी नहीं है कि वो खोलेगा और उनको रिहा कर देगा। इन्हें इसी निज़ाम के अंदर अपने मामलात को तय करना पड़ेगा। सर, अडयाला जेल की चाबी तो सुबह 7 बजे भी खुली, ये तो होता रहा है, हमने खुद देखा है। जी, मैं तो नहीं जानता हूं कि इस तरह से किसी की चाबी खुली हो जो कन्विक्टेड हो। हमारी तारीख में 47 से लेके अब तक मैं जानता हूं कि किसी वजीर आजम के ऊपर, सोहरावर्दी से लेके आज तक के वजीर आजम के ऊपर इतनी खुली करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। इतनी खुली करप्शन पे 14 साल की सजा किसी को नहीं हुई। सर, नवाज शरीफ तो अगर साहब को दरवाजे तो सबके लिए खुलते हैं तो फिर ताहयात नाअहल भी किया गया, ये तो माजी में होता रहा। उनके ऊपर तो आप देखें कि वो जो हाईजैकिंग त्यारा नहीं, केस था, नाअहलियां तो इसलिए वो ना उस नाअहली के पीछे तो एक बड़ा जुर्म था ना, वो ये था कि तुमने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। उसके अलावा कोई जुर्म नहीं था। उसके उस फैसले में लिखा हुआ है कि करप्शन का कोई ज़र्रा बराबर हमें सुराग नहीं मिला। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जी हमें मिस यूज़ ऑफ ऑफिस का कोई सुराग नहीं मिला। सज़ा हम इसलिए दे रहे हैं कि इनके एसेट्स इनके मीन्स से ज़्यादा हैं। सही। तो हमारे ऊपर तो करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं लगा कभी। सही। ये तो करप्शन पकड़ी गई है। एक बंदे की जेब में आप 190 मिलियन पाउंड डालते हैं, दूसरी जेब से आप 460 कनाल ज़मीन ले लेते हैं, 240 कनाल बनीगाला में ले लेते हैं, और क्या सबूत चाहिए आपको। सही। तो सर, अब एक और चीज़ बताइएगा, अगर पीटीआई वाले मान जाते हैं कि हम बैठते हैं इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, तो क्या आप लोग जुडिशल कमीशन बना देंगे या नहीं? आप लोगों की तरफ से भी अब इनकार है। ये हम नहीं बताएंगे, वो आए, अच्छा, बैठे, अगर आना चाहते हैं। हम कोई तकाजा नहीं कर रहे कि वो आए, वो कर चुके हैं, हम 2 दिन पहले कर चुके। सही। हमारी तरफ से कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो आए, कोई हमारी आरजू नहीं है कि वो आके बैठे, वो अपने ताकत आजमाएं जहां आजमाना चाहते हैं। लेकिन अगर आए तो फिर हम उन्हें ज़रूर जवाब देंगे कि हम बनाते हैं या नहीं बनाते। सही। सर, आपके भी इल्म में होगा कि 26वीं आईनी तरमीम जो है पीटीआई वालों ने चैलेंज कर दी है। अगर ये चैलेंज हो जाती है तो क्या हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात होंगी? क्योंकि ये तो इल्ज़ाम आप पे लगता है कि मर्जी के जजेस, मर्जी के फैसले। इल्ज़ाम लगते रहते हैं, हमेशा लगते रहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पार्लियामेंट ने मंजूर की है। इस आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कोई तरमीम किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। अदालत अगर अपनी हद से निकलती है तो अपने लिए मुश्किलात पैदा करेगी। वो ज़माने चले गए जब पार्लियामेंट चुप हो जाया करती थी। पार्लियामेंट ने एक फ़ैसला किया है, वो उसके तहफ़्फ़ुज़ की ताकत रखती है। सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये है एक ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई के रहनुमा रऊफ हसन साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप भी जानते हैं कि पीटीआई ने मुज़ाकराती अमल जो है ये ख़त्म कर दिया है। अब आप बताएं कि इसकी वजह, आप तो कह रहे हैं कि हुकूमत ने क्योंकि हमारे साथ जो एक 7 दिन कहे थे वो 7 दिन में काम नहीं किया, तो ये 7 डेज़ आप किनको कहते हैं? मतलब कौन से नॉन वर्किंग डेज़ होते हैं, कौन से वर्किंग डेज़ होते हैं, ताकि हमारी कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाए और हुकूमत की भी ख़त्म हो जाए। देखिए, 2-3 बातें हैं इस सिलसिले में, 3 बल्कि वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हम लोगों ने फैसला किया है। एक तो जब पहली मीटिंग हुई थी, अब मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बार बार सवाल उठता है। पहले जब हम लोगों ने मीटिंग की थी तो उसमें ये डिसाइड हुआ था फर्स्ट मीटिंग में कि कोई भी पार्टी जो है दूसरी पार्टी के बारे में कोई एग्रेसिव बयान जो है वो नहीं देगी। पहली मीटिंग में, उसके बाद तो इसके ऊपर अमल हुआ, दूसरी मीटिंग के बाद भी इसके ऊपर अमल हुआ, लेकिन दूसरी मीटिंग के बाद जो इसके ऊपर अमल नहीं हुआ। और आपको पता है कि इनके लोगों ने खासा एग्रेसिव जो है हमारे ख्याल हमारी लीडरशिप के बारे में और नेगोशिएटिंग टीम के बारे में जो है वो इन्होंने बयानात दिए। ये एक फैक्टर था। दूसरा फैक्टर ये था जी कि इन्होंने कमिट किया था जी कि ये हमारी लीडरशिप की मुलाकात कराएंगे खान साहब के साथ, एक ऐसी मुलाकात जो कि रिकॉर्ड नहीं होगी, जिसके ऊपर कोई इंटरप्शन नहीं होगी, और वो एक प्रिवेसी को इंश्योर किया जाएगा। तो वो भी इन्होंने दूसरी मीटिंग के बाद हमें इन्होंने तीसरी मीटिंग के बाद उन्होंने टाइम दिया, दूसरी मीटिंग के बाद उन्होंने टाइम दिया था जी कि हम 2 या 3 दिन में करा देंगे। वो 6 दिन गुजरने के बावजूद, बल्कि 7 दिन गुजरने के बाद भी ये मुलाकात नहीं करा सके।
और तीसरी बात जो थी वजह थी वो ये थी कि इन्होंने जो हमारे स्पोक्स पर्सन है नेगोशिएटिंग टीम के साहबजादा हामिद रजा साहब का, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। वो एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे फैसलाबाद में और वहाँ इन्होंने बहुत सारा अपना अमला जो था वो भेज के उनको डिस्टर्ब करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोशिश की और उसके बाद उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसमें नाकाम रहे। लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 फैक्टर्स जो थे, और उसके साथ साथ जो ऑनगोइंग एक इशू था वो ये था कि इंस्टेड ऑफ कमिंग बैक विद सम सब्सटेंटिव प्रपोजल्स जो कि हमारे डिमांड्स थे, जो कि हमने तीसरी मीटिंग में उनको दे दिए थे, उसका भी इन्होंने अपने वक्त मुकर्ररा में उसका जवाब नहीं दिया। और जो इनकी इंटेंशंस लगती हैं, जो हमारे पास इनपुट है वो ये है कि ये जुडिशल कमीशंस बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस है जिसकी वजह से जो खान साहब ने डिसाइड किया कि इनके साथ मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है और उनको ख़त्म कर दिया गया। तो सर, इंटेंशंस की आपने बात की कि आपको लगा कि इनकी इंटेंशन सही नहीं है, तो फिर तो अगर देखा जाए तो इनकी इंटेंशन तो कभी भी सही नहीं थी, तो आप मुज़ाकराती अमल में बैठे ही क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा जुल्म तो ये माजी में आपके ऊपर कर चुके हैं। सियासत जो है वो एक आर्ट है चीज़ों को पॉसिबल बनाने का। हम इसमें बिलीव करते हैं। हालांकि हमारी पोजीशन, आपने सही कहा, ये थी कि हम वो 3 पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने के इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो हैं उनको यूजर्व किया है, डाका डाला है, उनके साथ हम नहीं बैठेंगे। लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने कहा कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए चलिए हम ये कड़वा घूंट जो है वो पी लेते हैं और इनके साथ बैठ जाते हैं। एक्चुअली ये जो थे, ये भी इनका, मैंने हमेशा ये स्टैंड लिया है कि ये तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे थे मुज़ाकरात का। असल मुज़ाकरात तो उन लोगों के साथ होते हैं सुजैन बीबी जिनके पास ताकत होती है। इनके पास तो ताकत नहीं है, ये तो मोहरे हैं सिर्फ। तो लेकिन बावजूद हम इनके साथ टेबल के ऊपर बैठे, हमने सिंसियरिटी के साथ, गुड इंटेंशंस के साथ। तो सर, फिर असल मुज़ाकरात जारी हैं, जहां मुज़ाकरात होने चाहिए वहां मुज़ाकरात जारी हैं इन मोहरों के अलावा? देखिए, ये भी जो बातचीत थी वो एक्चुअली ये उन्हीं के साथ ही हो रही थी, सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से हो रहा था। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हमारी हमेशा से इंटेंशन ये रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत है, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। हमारी उनके साथ एक फॉर्मल मुलाकात हो गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बातचीत जो है वो आगे जारी रहेगी और मुल्क और आवाम के लिए अच्छे नताइज बरामद होंगे अनकरीब। सर, जिस फॉर्मल मुलाकात की बात आप कर रहे हैं वो तो कहते हैं कि वो सिक्योरिटी मामलात पर थी। चलिए, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं ब्रीफ करूंगा, मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। लेकिन इनकी सफ़ों में जो इस वक्त हड़बड़ी मची हुई है ना, उससे बता रहे हैं कि ये खासे परेशान हैं। तो उससे भी जो मामलात की नौयत का आपको मेरा ख्याल अंदाजा लगाने में खासी आसानी। सर, इनकी परेशानी में मजीद इजाफा करने के लिए आप चौथी बैठक में बैठेंगे या नहीं? इस वक्त तो नहीं। अच्छा, नहीं। हाँ, इस वक्त बिल्कुल नहीं। खान साहब के अहकामात ये हैं कि जी इनके साथ मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं है और ये मुज़ाकरात मुनक़ता कर दीजिए, जो हमने कर दिए हैं। अब बॉल जो है इनके कोर्ट में है, हम देखेंगे कि ये क्या करते हैं। चलिए, कल अगर आते हैं ये कि जी हम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, तो वो मामला जो है वो भी खान साहब के पास भेजा जाएगा और ये खान साहब की डिस्कशन होगी कि उसके बाद वो क्या फैसला करते हैं। हम लोग इस बारे में कोई फैसला नहीं करते। यानी कि अगर ये अभी भी जुडिशल कमीशन बनाने पे आज रात भी तैयार हो जाते हैं तो आप लोग इनके साथ चौथी बैठक में बैठ जाएंगे? हम इनका ये बनाने का जो फैसला है ये खान साहब को रेफर करेंगे और खान साहब जो है इस बारे में फैसला करेंगे। अगर वो मुनासिब समझेंगे कि बात करनी है तो वो देख लेंगे हम, अगर नहीं तो वो मुज़ाकरात तो आपको पता है कि इस वक्त एज वी टॉक वो टर्मिनेट हो चुके हैं। सही। तो सर, अब अगला आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या ये मुज़ाकरात अगर नहीं होते तो फिर ये धरने और एहतजाज सब होगा? क्योंकि कल हमारे शो में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर आप लोग सड़कें गर्म करने आएंगे तो सड़कें ठंडी करने का तो जो है हमारे पास भी एक सोल्यूशन पहले से मौजूद है। इस पर क्या कहेंगे आप कि हुकूमत तो रिएक्शन देने के लिए तैयार है? हुकूमत ने कब रिएक्शन नहीं दिया? हमारा ये एक रेड लाइन थी जो कि इन्होंने वो भी क्रॉस कर दी है। हमारे पास जो ऑप्शंस होंगे, पार्लियामेंशंस, कानूनी ऑप्शंस और आइन और कानून के तहत जो पुरअमन एहतजाज के ऑप्शन, उन सबको हम कंसिडर करेंगे जब ये मीटिंग होती है। अनकरीब मीटिंग होगी और उसमें फैसले किए जाएंगे कि हमारा अगला लाया अमल जो है वो क्या होगा। जी सर, आपकी नॉलेज में होगा कि गंडापुर साहिब को ये जो सदारत का ओहदा था उससे हटा के जुनेद अकबर साहिब को ये ओहदा दे दिया गया। ये क्या कोई मकाफाते अमल है? क्योंकि माजी में जुनेद अकबर साहिब का जो एक फोकल पर्सन का ओहदा था वो एक ट्वीट के बाद गंडापुर साहिब ने उनसे वापस ले लिया था, तो ये उसका कोई रिएक्शन आया है? देखिए, ये सब जो चेंज हुई है केपी में,
वो गंडापुर साहब की इन्वॉल्वमेंट से और उनकी कंसल्टेशन के साथ हुई है। सो ये मकाफात अमल की बात नहीं है, ये मेरा ख्याल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, हम रीऑर्गेनाइजेशन की स्टेज से गुजर रहे हैं और ये उस सिलसिले में एक कड़ी है। इसी तरह से पंजाब में भी बताया गया है कि जी कुछ चेंजेस होने जा रही हैं। ये तमाम रीऑर्गेनाइजेशनल फेज जो है पार्टी का, उसमें से हम गुजर रहे हैं और उसमें ये तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके ये फैसले किए जा रहे हैं। केपी के फैसले जो है वो गंडापुर साहब को ऑन बोर्ड लेके उनकी एग्रीमेंट, उनकी कंसेंट से हमने ये फैसले किए हैं। और अब जुनेद अकबर खान साहब जो हैं वो केपी के पीटीआई की सदारत जो है उसके फराइज सर अंजाम देंगे। सही सर, एक और प्रोपोगेंडा कह लें या जराए के मुताबिक पता लगा है कि खान साहब ने शिबली फराज साहब से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि गंडापुर को बता दो कि मुझे करप्शन का इल्म है। और सर ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी की जो ये अभी कन्विक्शन हुई है इसमें भी गंडापुर साहब का हाथ है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? बीबी, मैं इस किस्म की स्पेकुलेटिव जर्नलिज्म के ऊपर मैं एक तो इसको बहुत बुरा समझता हूँ, ये अनप्रोफेशनल समझता हूँ, और दूसरा मैं स्ट्रिक्टली अपने आप को दूर रखता हूँ इस किस्म की चीज़ों के ऊपर कमेंट करने से। इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत जो है वो मुझे नजर नहीं आती। सही सर, आपके इल्म में होगा कि पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। क्या लगता है आपको कि ये 26वीं आईनी तरमीम के मतलब उनसे बहुत से जजेस को फायदा हुआ है, वो अपने खिलाफ ही कुछ सुनेंगे या कुछ होने देंगे? जी, मैंने अपना एक आर्टिकल भी लिखा है, आज का आर्टिकल आज ही आया हुआ है न्यूज़ में, अगर आप कहें तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, उसका लिंक भेजता हूँ, उसे पढ़ लीजिएगा। बेसिकली इस वक्त तो ये 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो ये आईनी बेंचेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, उनका हाल तो ये है कि जी इनके अपना जो तरीका कार है उसमें इनके पास न्यूमेरिकल मेजॉरिटी है, तो ये अपने जजेस भर्ती कर रहे हैं, अपने बेंचेस बना ले हैं और लाजमी बात है कि अपने ही फैसले आएंगे उनमें से। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें कोई इतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन बहरसूरत जैसा कि हमने कहा है पहले दिन से, हम अपने आईनी जो हकूक हैं उनको इस्तेमाल करके हम अपनी जो जद्दोजहद है उसको जारी रखे हुए हैं। और हम जो ये आईनी पहलू है, इसका जो कानूनी पहलू है, उसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे और इस महाज के ऊपर हम जितना भी मामला आगे बढ़ाने की कोशिश हमें करनी चाहिए वो हम करते रहेंगे। सही सर, वैसे एक सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि एक कहा जाता था, प्रोपोगेंडा समझ लें या मुझे चले मैं इसको दूसरी तरह कहती हूँ कि जी पीटीआई को कोई ट्रम्प साहिब से उम्मीदें थी, लेकिन हमने देखा कि बड़ी अच्छी ट्वीट्स आ रही हैं खान साहिब की फेवर में, तो ये कहना तो दुरुस्त ही होगा ना कि अमेरिका कोई पॉजिटिव रोल अदा करेगा खान साहिब की रिहाई में? देखिए, मैं दो बातें करता हूँ, इस दो चीज़ें बताना चाहूँगा। नंबर एक बात कि एक पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी जमात की हैसियत से हमने कभी इस चीज़ को एंडोर्स नहीं किया कि कोई दूसरा मुल्क जो है वो हमारे मामलात में दखल दे। सो हमारी पोजीशन आज भी ये है, हमने किसी स्टेज के ऊपर किसी बैरूनी मुल्क को ये नहीं कहा जी कि आप हमारी सियासत में या हमारे मामलात में दखल अंदाजी करें। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये, जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस का सवाल है, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की पामाली का सवाल है, जहाँ तक इंसानियत और इखलाकियात का जनाजा निकलने का सवाल है, तो ये हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है सुजैन साहबा। लोगों के कान भी हैं, लोगों की आंखें भी हैं, लोगों की ज़ुबान भी है, लोग देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर। दुनिया भर में उनके पार्लियामेंट्स हों, उनके लेजिस्लेटर्स हों, सब लोगों ने इसका और जो बाकी तंजीमें हैं, यूनाइटेड नेशंस और बाकी जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, वो ऑलरेडी इसका नोट की हुई हैं। अगर वो अपने तई कुछ इसके ऊपर करना चाहते हैं तो ये उनकी अपनी डिस्कशन है, ये उनकी अपनी प्रेरोगेटिव है। इस सिलसिले में हम उनको हमारा कोई रोल नहीं होगा। हाँ, हमारा जो डायस्पोरा है, पाकिस्तानी अमेरिकन या पाकिस्तानी जो ब्रिटिश जो लोग भी हैं जो बाहर रहते हैं, हाँ उनकी लाजमी बात है कि जो हमदर्दियाँ हैं वो खान साहब के साथ है, पीटीआई के साथ है, और अगर वो अपने तई को इसमें एक रोल प्ले किया है या कर रहे हैं तो ये उनका मजाज है, ये उनका प्रेरोगेटिव है, उसमें भी हम किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस जो है वो नहीं करते। सही सर, आखिरी सवाल, आपने भी एक बयान में कहा कि 2025 इंतखाबात का साल है। हामिद रजा साहिब भी कहते हैं कि खान साहब जल्द रिहा होंगे, खोसा साहिब तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि खान साहब जल्द रिहा होंगे। आप बताएं खान साहब कब तक जेल से बाहर आ जाएंगे? बहुत जल्दी, अनकरीब इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर और हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार अब्दुल कयूम सिद्दीकी। वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ तो मुल्की सियासत में खींचातानी जारी है तो दूसरी जानिब अब अदलिया के अंदर भी कुछ इख्तलाफात पर मबनी खबरें सामने आने लगी हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजिस कमेटी को खत लिख दिया है।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़ करते हुए जजिस कमेटी को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़ किया है। इसके अलावा आज PTI ने भी 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इन तमाम तर अदालती मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और तज्जियाकार अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपसे मैं बहुत सीखती हूँ और सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको हमेशा देखती हूँ, चाहे कोई भी प्रोसीडिंग हो। आपको भी मालूम होगा कि 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है उस पर PTI की तरफ से एक दरख्वास्त थी वो दायर कर दी गई है। आपको क्या लगता है कि इस दरख्वास्त का नतीजा क्या होगा? और उसमें जो मौक़िफ़ लिया गया है वो ये है कि पार्लियामेंट आइन की बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती, अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है, अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ कोई तरमीम नहीं की जा सकती, आइनी तरमीम इख्तलाफात की तकसीम राय के आइनी असूल के ख़िलाफ़ है। अब आप बताएं कि ये जो उनके ग्राउंड्स हैं, आर दे वैलिड ग्राउंड्स? नहीं, देखिए, ये उनकी ग्राउंड्स जो हैं वो तो कोई भी ग्राउंड ले सकते हैं ना कि भी वैलिड है या नहीं है। मैं इसका जवाब किसी को ना तो आप आइनी दरख्वास्त दाखिल करने से रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकता हूँ। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर देखा जाए तो हम फिर जब बात करेंगे तो आइन और कानून की बात करेंगे। अब पार्लियामेंट ने जो आइनी तरमीम की है वो मैंने या किसी डिक्टेटर ने तो नहीं की है, या कोई वो एक ऐसा नहीं हुआ कि जैसे 79 में था जब आइन को मुअत्तल कर दिया गया, एक डिक्टेटर आ गया और फिर उसके बाद जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हुआ तो उसके अंदर पता नहीं क्या कुछ हो चुका हुआ था जिसमें एक डिक्टेटर का नाम भी था। तो ये जो तरमीम है ये तो पार्लियामेंट ने की है। अब पार्लियामेंट को आप माने ना माने, PTI माने ना माने, कोई और माने या ना माने, लेकिन ये बात तो तय है कि जो रिक्वायर्ड नंबर था वो नंबर जो 2/3 मेजॉरिटी का था वो पार्लियामेंट ने उससे कर लिया, मंजूर कर ली। अच्छा, अब क्या पार्लियामेंट को आप मैलाफिडे एट्रीब्यूट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बुनियादी खदोखाल से मुतसादिम है, यही बुनियादी है ना उनका नुक्ता नज़र। सर, ये भी तो इल्ज़ाम है ना कि पार्लियामेंट अब ये बुनियादी खदोखाल कहाँ से है? ये भी सारा पूरा केस लॉ है जो 73 से चल रहा है, मुख्तलिफ आइनी तरमीम चैलेंज होती रही हैं और उसके अंदर है सिर्फ एक मौका था जहाँ पे शायद एक जस्टिस सज्जाद अली शाह ने शायद कुछ मुअत्तल शत्तल की थी कोई तरमीम, लेकिन वो भी फिर क्या हुआ था उनके साथ वो एक अलग मामला है। तो अब जो है वो आप आइन ही को देखें, आइन के जो 239 है, आइन का आर्टिकल ही है, उसका सब क्लॉज 6 जो है वो कहता है कि पार्लियामेंट को किसी, और ये डिक्लेयर किया जाता है वहाँ पे लफ्ज़ है, इट इज़ डिक्लेयर्ड दैट द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। पार्लियामेंट के पास है, आर्टिकल 239 है, सब क्लॉज 6 है। अच्छा, कि आप एक तो पहले ये कि कोई कोर्ट जो है वो इसको देख नहीं सकती है, ऑस्टर क्लॉज है ये, और उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर आइन ने डिक्लेयर किया। अभी तक जो 239 के मुख्तलिफ सेक्शन या आर्टिकल सब सेक्शन 5 जो है ना वो मुख्तलिफ केस लॉ जो है वो उसके अंदर हुए में। अभी हम देख रहे हैं कि जजेस साहिबान आपस में भी लड़ रहे हैं। आपने ख़त का भी जिक्र किया और वो जो एक है एडिशनल रजिस्ट्रार, उनके लिए जो बेंच बनाया गया उस पर भी एतराज़ कर दिया गया। तो इससे आपको नहीं लगता कि आवाम फेडअप हो रही है कि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, इनको तो आपस में इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो रहे? और सर, एक तरह से देखा जाए आइनी बेंच, गैर आइनी बेंच, ये माजी में हुआ था कि 2-2 सुप्रीम कोर्ट्स बनी थी, ये कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो गई? देखिए, माजी के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट्स आपस की लड़ाई की वजह से बनी थी, वहाँ पे कोई वो नहीं था ऐसा मामला। आइन ने क्या किया है 26वीं तरमीम ने, उसने एक इख्तियार दिया है आइनी बेंच और एक रेगुलर बेंच का। इसको गैर आइनी तो नहीं मैं कह सकता, तकसीम नहीं कहते। नहीं, देखें, उसमें इसी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान शामिल हैं, ठीक है। उसमें आज अगर अमीनुद्दीन साहब आइनी बेंच के सरबराह हैं, कल को मंसूर अली शाह साहब भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर आज अमीनुद्दीन खान हैं तो कल को मुनीब अख्तर साहब भी हो सकते हैं। मतलब ये आइनी बेंच की तश्कील का प्रोसेस जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। जुडिशल कमीशन जो है वो उसमें जज साहिबान भी मौजूद हैं। कितने जज साहिबान? 6 के करीब जज साहिबान मौजूद हैं। उसमें पार्लियामेंट के नुमाइंदे भी हैं और वकला के नुमाइंदे भी हैं। सही। तो ये एक वो जो पहले था कि एक इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस की ज़ात के अंदर मरकूज था,
वो ख़त्म हो गया। उसको तहलील किया है कोलेजिटी, वो कोलिजियम ऑफ जजेस है, सही। मुकदमात की फिक्सेशन के हवाले से 2 कमेटी है, आईनी कमेटी है, तो वो जो चीफ जस्टिस का इख्तियार था उसको डाइल्यूट किया गया सही ना। सही। तो अब इसमें इख्तियार तो चीफ जस्टिस के पास ही है, इख्तियार तो जजेस के पास ही है, सही। और वो उस मशवरे के अंदर शामिल हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मैं बहुत लंबी डिस्कशन करना चाह रही हूँ, पर प्रोड्यूसर साहब बार बार कह रहे हैं कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।